नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे जीत का प्रयास 2024 का गुणाभाग। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को जीतने के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसी के तहत सत्ताधारी दल बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था। पार्टी ने यह जिम्मा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सौंपा था। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ सांसद अभी तक आवंटित विधानसभा सीटों में नहीं पहुंचे। ऐसे में पार्टी की चुनाव तैयारी प्रभावित हो रही है। अब इसे देखते हुए राज्य संगठन की ओर से सभी सांसदों से आवंटित विधानसभा क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। एक एक बूथ पर जीत के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है और इसी को देखते हुए भारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जमीनी स्तर पर पुनर्गठन का काम शुरू हो गया है। पार्टी ने बूथ और ब्लॉक इकाई के बीच मंडल इकाई का गठन कर दिया। हर 10 बूथ को मिलाकर एक मंडल बनाया गया है। न्याय पंचायत स्तर का संगठन अब खत्म कर दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू किया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सभी दलों का गुणाभाग शुरू हो गया है। इसलिए आज हम कह रहे हैं जीत का प्रयास 2024 का गुणाभाग। चर्चा करेंगे उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। इन्हीं तैयारियों के बीच सत्ताधारी दल बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था। पार्टी ने यह जिम्मा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सौंपा था। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ सांसद अभी तक आवंटित विधानसभा सीटों में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी की चुनाव तैयारी प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए राज्य संगठन की ओर से सभी सांसदों से आवंटित विधानसभा क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है और एक एक बूथ पर जीत के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए भारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की इन तैयारियों पर कटाक्ष करते हुए लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क और संवाद करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता लगातार 24/7 काम करते हैं। लोकसभा चुनाव पर सभी कार्यकर्ताओं का फोकस है और जिन लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाली विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी जीत नहीं पाया था या जहां हमारे प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाए थे, उन क्षेत्रों पे हम फोकस भी कर रहे हैं और जहां जीते हुए क्षेत्र हैं उनको भी फोकस कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूर्व में भी सभी सांसदों से निवेदन किया है कि वो उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करें जहां से हम लोग चुनाव हार गए थे, जिन क्षेत्रों से। तो हमारे सभी सांसदों ने वहाँ प्रवास भी किया है, संपर्क भी किया है, जनसंपर्क भी किया है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का भी काम किया है। तो ऐसी प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है और पार्टी समीक्षा भी करती है कि क्या उसके बाद इनपुट आया है, क्या सुझाव आए हैं, उसको देखने का काम करती है। ये काम आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं और धीरे धीरे देश का मानस परिवर्तन के पक्ष में आ रहा है। शुरुआत हिमाचल, कर्नाटक से, फिर लेह कारगिल के जो वह हैं लोकल वहाँ की परिषद है उसके चुनाव से हुई। उनमें सब में कांग्रेस जीती है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। एक तरफ जहां भाजपा हारी हुई विधानसभा सीटों पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का दावा किया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जमीनी स्तर पर पुनर्गठन का काम पूरा हो गया है। पार्टी ने बूथ और ब्लॉक इकाई के बीच मंडल इकाई का गठन कर लिया है।
हर 10 बूथ को मिलाकर एक मंडल बनाया गया है। नए पंचायत स्तर पर संगठन अब खत्म कर दिया गया है। वही भाजपा ने कांग्रेस के इस मॉडल पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की ओर से अब तक कार्यकारिणी न बनाए जाने पर चुटकी ली है। वही आम आदमी पार्टी ने नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू किया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी पर मंथन शुरू कर दिया। बिल्कुल, नगर निकाय के चुनाव जो हैं उसके मुहाने पर हम हैं। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त रह गया है। इस करके कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूती की ओर ले जा रही है। ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। बूथ और ब्लॉक कमेटियों का गठन हो रहा है और उनमें जिला स्तरीय सम्मेलन कराने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आजकल लगातार हमारे जिला अध्यक्षों के साथ माननीय अध्यक्ष जी बैठक ले रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठक ले रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक पूरा खाका तैयार होते हुए दिखेगा जिसमें प्रभारी और पर्यवेक्षक तमाम जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में भेजे जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कॉपी पेस्ट पार्टी है। जब कोरोना वैश्विक महामारी थी तो भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रैलियां कर रही थी, डिजिटल संवाद अपने कार्यकर्ताओं से कर रही थी और हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर जाकर के नर सेवा नारायण सेवा कर रहा था। कांग्रेस तमाम जो है लॉकडाउन, अब कांग्रेस कहती है कि मंडल बनाएगी, कांग्रेस कहती है कि बूथ की स्थापना करेगी, कांग्रेस कहती है कि प्रशिक्षण देगी। कॉपी पेस्ट पार्टी है, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस प्रकार से आपस में खींचातान उनके नेताओं के बीच में रहती है, ये सारा उत्तराखंड जानता है। और वो क्या प्रशिक्षण देंगे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने लगभग साल भर होने वाला है, अब तक वो कार्यकारिणी तो बना नहीं पाए, तो प्रशिक्षण क्या देंगे। ठीक है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने जीत का गुणाभाग करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी जहां चुनावी तैयारियों से सभी दलों से आगे है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी अपनी कार्यकारिणी पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बिना कार्यकारिणी के तमाम विपक्षी दल कैसी तैयारियों में लगे हैं, ये अपने आप में रहस्य है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 2024 के लिए जमीन तैयार करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी उनसे कहीं ना कहीं तैयारियों की अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और बीजेपी हमेशा हर एक चुनाव आने से पहले ही इस पर काम करना शुरू कर देती है। ऐसे में बीजेपी बूथ स्तर पर जो हारी हुई सीटें हैं उन पर मंथन जारी है। साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनंत हपलिया जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही करूंगी मैं। 2024 की तैयारियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दी है बीजेपी ने और वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। अब जो हारी हुई सीटें हैं उन पर मंथन करने की बात कही जा रही है, रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ तो बूथ स्तर पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। क्या कुछ ये तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां लगातार भारतीय जनता पार्टी की संगठन को लेकर हमेशा सदैव चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नहीं कहा जाता है जीवांत संगठन, ये हमेशा काम करता रहता है, वर्क करता रहता है 24 घंटे 7 दिन। घड़ी जैसे घूमती रहती है हमेशा, वैसी संगठन का कार्य हमेशा चलता रहता है। और जिन
विधानसभाओं में या जिन बूथों पे या जिन मंडलों में हम किसी कारण से कम वोटों से रह गए या हमें कम मार्जिन मिला, उन पे समीक्षा हो रही है, उन पे काम चल रहा है और ये लगातार काफी समय से चल रहा है। ये रिपोर्ट आपको आई है, मेरे ख्याल से ये देर से लगी है आपके हाथ, लेकिन ये बहुत दिनों से हमारे पार्टी के अंदर ये काम चलता रहता है। बीजेपी के कार्यों पर हर समय चर्चा तो नहीं कर सकते ना। जी देखिए, मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि आपको लगा है आज पता, लेकिन ये हमेशा इसमें काफी समय से काम कर रहा है। अब तो हम इसके तीसरे चौथे चरण पे हैं, मान के समझिए कि अंतिम चरणों में है कि हमें उनकी समीक्षा, उन कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पे हम क्या कमजोरी थी या हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे पूरे थे नहीं थे, हमारे पन्ना प्रमुख थे नहीं थे, ये सारी तमाम हमारी जो कसरत है ये पूरी हो चुकी है और हम अंतिम चरणों में। तो ये कहना कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी फुल है। अब जनता के बीच में हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजनाओं को, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की, उन योजनाओं को ले जा रहे हैं, लोगों के बीच में बता रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक रखा हुआ है। कार्यकर्ता हमारा पूर्ण रूप से पूरे तरीके से बिल्कुल एकदम अलर्ट में है। चुनाव हमारी तरफ से 6 महीने का समय है, हमारी तरफ से आप 4 दिन में अगर निर्वाचन आयोग कहता है कि नहीं चुनाव अब जो है समय से पहले होंगे, तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से तैयार है और कहीं ना कहीं 2024 में का रिजल्ट भी वही होगा जो 2019 में था। हाँ, हम इस बार थोड़ा सा प्लस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे ही का वैसे ही होगा चुनाव। यहाँ की 5 सीटें जो हमारी उत्तराखंड की है, ये हम बड़ी आसानी से अपनी मेहनत के दम पे, अपनी सरकार के किए हुए कार्यों के दम पे हम जीत लेंगे। ठीक है, आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, कांग्रेस खुद को कहाँ देख रही? देखिए मैडम, भाजपा ने तो अपनी तैयारियां कर ली और जनता ने भी तैयारी कर ली इनको विदा करने की, क्योंकि अब इनको और नहीं झेला जा सकता। किस तरह इन्होंने राज्य और देश के साथ अहित किया ये पूरी दुनिया देख रही है। आपने क्या बोल के सरकार बनाई और क्या गया मैडम? ये नहीं होती कि हम अपना संगठन बना के बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। संगठन क्या होता है? ये झूठ सिखा रहे हैं अपने लोगों को, जाओ हमारी कमियों को बताओ कि हमने कैसे अच्छा किया। अच्छा तो हमने किया ही नहीं। आपने उत्तराखंड की अगर सिर्फ बात करते हैं, इतना बड़ा अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड के अंदर हो जाता है और आज तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होता, तो ये आपकी नाकामी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके लिए नाकाम है जो एक महिला के सम्मान में एक अपराधी को नहीं पकड़ पाए, जिस अपराधी के कारण उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया जिसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया है। तो इसमें ये आपकी नाकामी है जिसको अपनी तारीफ बताते हैं। आपका वही केंद्र है जो बात करता था जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम काला धन लेके आएंगे, हम इतना पैसा लाएंगे कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। हर किसी ने सपना देखा था और जनधन खाते खुलवाए थे कि शायद मोदी जी अब हमारे खाते में 15 लाख रुपए डालने वाले, और आपने उनको भी लूटने का काम किया। आप वो लोग हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी करके लाखों लोगों को परेशान करने का, करोड़ों लोगों को परेशान करने का काम किया। अपने ही पैसे के लिए आदमी को भिखमंगा बना दिया, एक रुपए कैसे लेते। आशीष जी, यही तैयारी है क्या कांग्रेस की? मैडम देखिए, कांग्रेस की हालत बिल्कुल अच्छी थी, है और रहेगी। कांग्रेस इससे नहीं बनता है कि संगठन बनाओ, झूठ बोलो। जनता देख रही है कांग्रेस ने क्या किया, जनता को पता है। जनता ने आज कंपैरिजन कर लिया, आपको 5 साल दिए, 5 साल जनता ने आपको और दिए कि आप 5 साल, चलो नए नए लोग हैं, इन्हें समझने में समय लगा, आप 5 साल और लोग कुछ करके दिखाओ। पर 10 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का और ठगने का काम किया। इस जनता ने देख लिया। जिस दिन कांग्रेस मैडम देश के अंदर थी, सुई की फैक्ट्री नहीं थी, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, पूरा देश जानता है। आप किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं? आप सिर्फ झूठ बोलने का, हम आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, सस्ताई होगी, महंगाई बहुत होगी, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। अब क्या बोलेंगे आप किस चीज में? आज पता था राणा सिंह जी बोल रहे थे कि चाइना के साथ, अगर चाइना हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां करे, क्योंकि चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो बॉर्डर पे हमारी लड़ाई की आशंकाएं बनी हुई हैं। तो आज खुद राजनाथ सिंह जी का मैंने बयान देख रहा था कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तभी तो बात करेंगे, तो बात करेंगे इससे। आपने क्या करा? आप विदेश नीति में फेल हैं, आप देश की नीति में फेल हैं, आप महिला सुरक्षा में फेल हैं, आप रोजगार देने में फेल हैं, आप हर जगह फेल हैं। आप तैयारी क्या संगठन तैयारी करेगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता ओवरऑल देखती है और ओवरऑल आप 0 नंबर आते हैं, 100 में से आप 0 है। ठीक, आशीष जी आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है। खैर, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संगीता जी। देखिए यशी जी,
आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो अभी इकाई यहाँ की सारी भंग हो चुकी है और नया संगठन बहुत जल्दी और उसका प्रारूप जो है वो उत्तराखंड के सामने होगा। ये रहा एक पहलू की संगठन के मामले में। और देखिए बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा संगठन को लेकर बहुत सजग रहती है और काम करती है, लेकिन केवल संगठन को लेकर सजग रहती है। अभी आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इनके जो मंत्री हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं और उनसे जो है अब जवाब मांगा जा रहा है। कहने के बावजूद भी वो अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जब वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो किस तरह से काम हुआ होगा उन क्षेत्रों में, ये इनकी नाकामी को दिखाता है। और यश जी, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। कैबिनेट मंत्री जी हैं हमारे गणेश जोशी जी, उनका गांव है मुनेरा, पड़ता है, वहां 4 महीने हो चुके हैं और वहां 7 किलोमीटर की एक सड़क थी, जबकि PMRY जो विभाग है वो भी गणेश जोशी जी के पास है, और वो 7 किलोमीटर की सड़क जो है वो ध्वस्त हो गई थी बरसात के समय जून में। वो अभी तक यशी जी वहां बनी नहीं है। आप सोचिए 700 रुपए सिलेंडर की ढुलाई के देने पड़ रहे हैं या फीस पर सिलेंडर ले जाना पड़ रहा है। वहां फल सब्जी आलू तक 70 रुपए किलो मिल रहा है, जो गांव तक ले जा रहा है वो बेच रहा है बाहर, उसको नहीं तो 7 किलोमीटर वैसी सड़क पे आना पड़ेगा। तो आप देखिए ऐसे छोटे छोटे काम जो धरातल पर होने चाहिए थे उनको करने में भाजपा नाकाम है। भले इनका स्तर जब ये बड़ी बात करते हैं कि हमारा संगठन जो है वो बिल्कुल बूथ स्तर तक है, तो क्या समस्याएं बूथ स्तर तक इन्हें दिखाई नहीं देती या गांव की समस्याएं इन्हें नजर नहीं आती? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप संगठन को लेकर के सजग है, लेकिन वो बूथ स्तर वाले आपका संगठन कर क्या रहा है? केवल आप जीत जाएंगे और जन समस्याओं का कोई सरोकार नहीं है। आपके लिए तो अच्छा ही है ना। कैबिनेट मंत्री जी के गांव के ये हाल है, तो आप सोचिए कि आम संगीता जी वो नहीं पहुंच रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जनता को तो दिखाई दे रही है। आपके लिए तो अच्छा ही है। दोनों पहलुओं पर मैंने दोनों पहलुओं पर बात की यशी जी। मैं यही कह रही हूँ कि जब वो काम नहीं कर रहे हैं और सरकार, जनता ने इन्हें भर भर के प्यार दिया, डबल इंजन की सरकार थी, जो काम नहीं हो रहा है, तो अब ये संगठन पर कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वो इनकी सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता ने देख लिया कि हमने इनको क्या दिया और वापसी में हमें परिणाम स्वरूप क्या मिला। तो अब जनता इनकी झूठी राजनीति पर, झूठे वादों पर विश्वास करने वाली नहीं है यशी जी। और देखिए विपक्ष का जो संगठन है, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, आम आदमी, ऐसा नहीं है कि धरातल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल अब भी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही नई लिस्ट आएगी सब कुछ होगा और बिल्कुल सब ऊर्जा के साथ दोबारा काम में जुट जाएंगे। और वो अभी भी काम में जुटे हुए हैं। ये नहीं है कि वो घर बैठ गए हैं या जनता के बीच नहीं जा रहे हैं या समस्याओं को नहीं बता रहे हैं, सारी चीजें बखूबी हो रही हैं यशी जी। और बीजेपी को तो ये बताना है कि हमने 10 साल में क्या किया। तो जब जनता इनसे पूछेगी इन्होंने क्या किया, तो ये महंगाई का मौ नहीं बोल पाएंगे। सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर के आए उत्तराखंड में, उसका क्या हाल है वो ये नहीं बता पाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का उत्तराखंड में क्या हाल है, अंकिता भंडारी, तो वो सारे मुद्दों के जवाब जनता इनसे मांगेगी और ये उसको देने में जब असफल होंगे तो जनता अपना फैसला, अपनी तैयारी स्वयं करेगी। ठीक है, यूकेडी के प्रवक्ता का रुख कर लेता है धपलिया जी, क्या तैयारी है यूकेडी की अगर निकाय चुनाव हो जाते हैं तो? साथ ही साथ अब इस तरीके से अन्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। देखिए जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय दल कोई भी हो, दोनों में कांग्रेस हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की बात करूंगा, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इनको महारत हासिल है। जैसे प्रत्येक डिबेट्स में मैंने कहा भी है आपको कि इनका जड़ जो है आरएसएस है और फल भाजपा है। तो कार्यकर्ता स्वतः ही, उनके संगठन पहले से ही मजबूत है, काम कर रहा है, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे किसी में भी हो। लेकिन जो इस बार का इनका लोकसभा चुनाव रहेगा और निकाय चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा तो खैर संगठन मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि पहले से संगठन में जो कमियां रही उनको दूर करते हुए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भ्रमण कर रहे हैं। पहले कुमाऊं गढ़वाल मंडल का था, अब कुमाऊं मंडल में, आज बागेश्वर में जनसभाएं कर रहे हैं वहां पे। तो हम पूरी तरह से निकाय चुनाव की और लोकसभा चुनाव में यदि हम समझते हैं कि हमें हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और आगे बढ़ रही है और हमारे पास मजबूत कार्यकर्ता है, क्योंकि हम जनाधार मजबूत कर रहे हैं अभी, तो जनाधार मजबूत करेंगे। जब क्योंकि कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसको दोबारा बनाने में थोड़ा समय लगता है,
और अच्छी ईंट और अच्छी सीमेंट सरिया का इंतजाम किया जाता है। रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा को तो महारत हासिल है सरकार बनाना और सरकार गिनाना, ये इनका रिसर्च भी है। जितना रिसर्च ये 1 साल पहले प्रदेश में सरकार बनाने में, लोकसभा चुनाव में लग गए हैं सभी प्रांतों में, इतना रिसर्च अगर ये अपनी योजनाओं पे, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं थी जो अभी तक धरातल पे नहीं है, वो पूर्ण रूप से नहीं है। जो पानी की तरह पैसा बहाया है केंद्र सरकार ने और अभी तक वो धरातल पे नहीं आई है पूर्ण रूप से, और जो इस प्रकार की जो गतिविधियां ये अगर पूर्ण रूप से होती हैं तो मैं समझता हूं कि आशा अपेक्षा सभी रखें। नहीं तो बागेश्वर उपचुनाव भी इन्होंने सामने था, भला इनकी जीत हुई है, लेकिन हम जीत कांग्रेस के प्रत्याशी की कहेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है, जो कि इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी इनकी जीत के करीब रहा है। वो तो सिंपैथी कार्ड इनका चल चुका था। हाँ, जहां तक बात रही, अब जो बात है केंद्र की, तो केंद्र डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड यानी राज्य में और केंद्र में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने हमेशा कहा, ना मुझे कोई लालसा भाजपा से, ना मुझे कोई पार्टी भाजपा की कोई इतना इंटरेस्ट है कि ये सोचेंगे कि हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी जो एक ग्लोबल क्या नाम है इंटरनेशनल लीडर थे हमारे, उनको मैं हमेशा हृदय से सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा। तो मोदी जी ने जो भी कार्य केंद्र में किए हैं तो देश हित में किए हैं। उन्होंने राज्य को, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया है, और तो वो केंद्र राज्य की गलती है। राज्य में जो सरकार है इनकी, वो कितने पढ़े लिखे, पिछली बार एक इनका प्रवक्ता भाजपा का कह रहा था कि जो केंद्र में राज्य में हमारी सुयोग्य व्यक्ति नहीं है हमारे पास मंत्रिमंडल के, उसके लिए राज्य मंत्री के लिए, तो अयोग्य अभी तक सब मेरे ख्याल अयोग्य थे, तो सुयोग्य ढूंढेंगे। अब रहा ये तो राष्ट्रीय चुनाव है मैम, तो राष्ट्रीय मुद्दों लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पे ही बात होगी। तो यूकेडी भी अपना पूरा जोर आजमाइश कर रही है, और जहां तक सक्षम रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में, मैंने पहले भी एक दिन बहुत पहले आपको याद होगा कहा था यशी जी कि प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में चाहे राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे किसी भी हो, उसमें गरीब अमीर, ऊंचा बड़ा, धन दौलत नहीं दिख जाती, उसकी प्रतिभा आंकी जाती है कि कितना प्रतिभाशाली है। जहां तक यूकेडी की बात रही, तो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को जितना यूकेडी समझती है, और जितना लोग अब हम हमारा केंद्रीय अध्यक्ष और हमारा जो डेलीगेट्स गया हुआ केंद्रीय अध्यक्ष के साथ में डायरेक्ट जनता से संवाद में है, और ब्लॉक तक हम भी हैं। और नेचुरल होगा कि आपके पास भी हमारी नेशनल चैनल है तो उसके पास आ ही रहा है, रीजनल चैनल में आ रहे हैं, हमारे तमाम अखबारों में भी हम प्रकाशित खबरें आ ही रही हैं ब्यूरोक्रेट से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्तार अंसारी दोषी करार, एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार हुआ मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी माना। – 2010 में करंडा थाने में दर्ज हुआ था केस। कल कोर्ट सुनाएगी फैसला। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, कल तय होगी सजा। करंडा थाने में 2010 में दर्ज हुआ था मुकदमा। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी दोषी करार। कोर्ट ने मुख्तार को माना दोषी। आपको बता दें कि कोर्ट कल सुनाएगी सजा। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। और एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी दोषी करार हो गया है। और अब देवभूमि के दंगल में हम आज चर्चा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चर्चा इसी पर सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
सुभाष जी, देखिए सभी राजनीतिक दलों को आप सुन रहे हैं, सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। हालांकि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें भाजपा को छोड़कर, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की खामियां बताने में इतना मशगूल हैं कि वो क्या धरातल पर इसके अलावा कर रहे हैं शायद ये बता पाना उनके लिए जरूरी नहीं है, या वो बता नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तैयारियों पर सिर्फ बीजेपी की खामियां गिनाकर आप तैयारियां तो नहीं कर सकते। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे इस बात को नोट कीजिएगा, जो मुझे लग रहा है, मैं जो देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से इस बार 2 सीटें भाजपा लूज कर रही है और 2 सीटों पे भाजपा, मुझे लगता है कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप पूछिएगा सीट बताइए, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हमारे, थोड़ा सा मैं इन लोगों को हंसा दूं, उसके बाद फिर मैं गंभीर हो जाऊं। तो हमारी आपने जो है, आपने अपनी तैयारी ऐसे शुरू की कि यहाँ की कमेटी को ही बंद कर दिया। अभी अध्यक्ष की तलाश जारी है। अध्यक्ष की तलाश से शुरू करेगी अपना चुनावी अभियान, और पहले अध्यक्ष का तलाश किया जाएगा, उसके बाद जो है कमेटी गठन होगी और फिर जो है आप अपने मोड में आएगी। तो मुझे लगता है ये लेट लतीफी आपका है, और आप, मुझे लगता है, उत्तराखंड को बहुत गंभीरता से ले भी नहीं रही। जो काम दिख रहा है, जैसा कि दिख रहा है स्वरूप, बचा यूकेडी का, तो यूकेडी को पता है कि उसे कितना प्रतिशत वोट आना है और कितने सीटों पे लड़ना है, तो इसलिए वो भी अपने आराम की मुद्रा में है। बाकी आपके लिए ऑफिशियल बयान जारी है ही, हर जगह के हम लोग सर्वे में लगे हुए हैं। वो सर्वे में कहीं कैमरा टीम भी भेज देते हमारे थपलियाल साहब, तो मीडिया को भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ सर्वे हो रहा है। एक बात। अब रह गई जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे वाली बात है। कांग्रेस उस मोड में रहती है, अपने संतोष में रहती है, इसलिए उसे कोई बेचैनी नहीं है, ठीक है, और उस हिसाब में अपना काम कर रही है और करेगी। जो जनता बेचैन होगी वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, जिसको सत्ता से नाराजगी है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे नदियों को अंततः समंदर में चले जाना है, जहां गड्ढा होगा वहां चला जाएगा, तो उसी मोड में कांग्रेस है। जो नाराज लोग होंगे वो पानी कांग्रेस के खाते में चला जाएगा। रही बात भाजपा की, तो हमारे भाजपा के रविंदर भाई कह ही दिए कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। और रविंदर भाई रेडी क्यों है? रविंदर भाई ने ठीक कहा कि वो तो हमेशा चुनावी तैयारी में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा भी, मैं आपके इस स्पष्टवादिता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने कहा हम तो हमेशा चुनावी तैयारी में लगे रहते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग आपको इजाजत देते तो आप शपथ ग्रहण भी करवा लिए होते। वो तो जरूरत है कि अब लोकतंत्र में चुनाव होना है, जनता को वोट देना है, ये भी रस्म अदायगी होनी है, और इस रस्म अदायगी के बगैर लोकतंत्र जहाँ साहब उनको जरूरत पड़ती, इसलिए चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चा रह नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चुनाव आयोग को भी बरकरार रखना है, और लोगों को, जो लोग वोट दे रहे हैं उनके हाथ में कुछ है पावर, लोगों का भी यह बना रहना चाहिए, क्योंकि आखिर लोकतंत्र तो रखना है बरकरार। तो इसलिए हमारे रविंद्र भाई चुनाव करवा रहे हैं। तो रविंद्र भाई को तो पता है कि चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, कौन से लोकसभा में किसे उम्मीदवार बनाना है और किसे जाकर के लोकसभा में शपथ ग्रहण कब दिलवानी है किसको। खैर, अब आते हैं गंभीरता पर, विषय वस्तु पर आ जाएं। विषय वस्तु यह है, अभी चुनाव को लेकर के कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस बार थोड़ी सी गंभीर हुई है। जगह जगह अपनी कमेटियां कांग्रेस की बन रही हैं, और कांग्रेस के ऊपर एक जवाबदेही भी है। और अगर कांग्रेस के साथ इस बार करो या मरो वाली स्थिति है, और इस बार इन्होंने आखिरी तुरूप का पत्ता जो जातीय जनगणना का था वो भी राहुल गांधी ने खेल दिया है। और इस तुरूप के पत्ता के बाद भी अगर ये भाजपा को मात नहीं दे सके, हिंदुत्व एकता और हिंदू वर्सेज मुसलमान की राजनीति को जातीय राजनीति से अगर ये तोड़ पाने में अक्षम साबित हुए, तो समझिए कि कांग्रेस फिर बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि 5 साल फिर भाजपा के लिए काफी होगा कांग्रेस की कमर तोड़ देने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो ये करो और मरो की स्थिति है। अब रह गई बात प्रदेश में, तो चूंकि प्रदेश में यहाँ ओबीसी और अल्पसंख्यक का वोट जो है मुश्किल से 10 से 11-12% है मैक्सिमम। बाकी जो वोट है वो स्वर्णों का वोट है इस प्रदेश में। तो 90% वोट 89% वोट जो है वो स्वर्णों का है, या तो ठाकुर है या ब्राह्मण है।
तो अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड के लिहाज से तो राहुल गांधी का ये जातीय कार्ड जो है, मुझे लगता है कि नकारात्मक असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई बार राहुल गांधी जी को खुद भी पता नहीं होता है कि वो जो बोल रहे हैं इसका असर क्या होगा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। जो हो सकता है किसी जिस दूसरे प्रदेश में उसका असर दूसरा हो, दूसरे प्रदेश में उसका असर दूसरा हो। तो यहाँ जो है कांग्रेस को यहाँ जगह जगह सफाई देनी पड़ रही है नेताओं को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जातीय जनगणना की बात जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, खास करके ऐसे लोग जो जातीय चीजों में विश्वास नहीं रखते, जिन्हें लगता है कि कई कई तबकों में यह देश जो है टूट जाएगा अगर जातीय विखंडन हुआ तो ये बात कांग्रेस को तो अच्छा लगा कि हिंदुत्व को तोड़ना है अगर तो जातियों में इनको बांटो। ये राजनीति राहुल जी अपनी कर गए, लेकिन राहुल जी ने इसका ध्यान नहीं रखा कि अगर ये जातीय जनगणना की बात जिसको स्वर्ण तबका जो है नहीं चाह रहा है, या अगली जाति के लोग जिसे पसंद नहीं करते, वो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के साथ जो लोग बिदके हुए थे वो लोग मजबूरी में फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे। ये इस प्रदेश में ऐसा होगा। अब इसमें कांग्रेस इसको कैसे निपटती है यह देखने की बात है, और इस पर अभी आपके कांग्रेस प्रवक्ता बताएंगे कि ये जातीय जनगणना उत्तराखंड के लिए कितना माकूल होगा ये नारा, और क्या यहाँ जातीय जनगणना वाली बात करके क्या यहाँ ये बात नहीं फंस रहा है कांग्रेस के चुनावी राजनीति के लिए, ये बताएंगे। ये मेरा सवाल है इनसे। आशीष जी, देखिए मैडम, सिर्फ हर काम चुनाव जीतने के लिए नहीं किए जाते, कुछ काम देश के लिए भी किए जाते हैं। नहीं, वो तो मैंने कहा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी नहीं, आपने कहा, मैं तभी बता रहा हूँ, सिर्फ हम भाजपा नहीं है कि चुनाव जीतने या लड़ने के लिए तैयार रहे और देश के विकास को छोड़ दें। हम देश के विकास को पहले जानते हैं, और आज की डेट में देखिए, अगर आपका घर भी है, कोई भी जगह है, वहां पे एक काउंटिंग तो होती है ना, कितने लोग हैं। अगर हमारा देश है, हमारे देश के अंदर कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, अगर देश के पास ये आंकड़ा हो तो उसकी बुराई भी क्या है। देश के पास आंकड़ा होना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि तबका नीचे रह गया तो उसको ऊपर लाने का प्रयास भी होना चाहिए। तो इसको छोड़ दे कि उत्तराखंड में क्या लाभ होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और ना ये लाभ के उत्तर पार्टी के लाभ के लिए किया गया है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि देश के अंदर जरूरत है, हर आंकड़े देश के पास होने चाहिए। और ये सब बात करते हैं यार, यदि तो बंद कर दो, आप जातियां बंद कर दो, हिंदू मुस्लिम दो जातियां तो किसकी खत्म कर दो, क्यों ऐसा? तो इससे कोई बड़ा बात नहीं है, ये देश और राज्य हित के लिए है। और अगर राहुल गांधी ने सोचा है, बोला है, तो निश्चित करेंगे, और सबका हित इसमें करेंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध। ठीक है। रविंद्र जी, जातीय जनगणना की बात चूंकि छिड़ी है, तो जैसे कि अभी सुभाष जी ने कहा कि जातीय जनगणना जो है एक बड़ा ट्रम्प कार्ड रहा है विपक्षी दलों के लिए, तो इसका असर लगता है कि पड़ेगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से बात करें, अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, जातीय व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये देश की जनता को समझ आ गया कि हिंदुओं के अंदर जातीय व्यवस्था का जो बीज है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं के कोई ना कोई पूर्वज थे जो लगातार जिन्होंने हिंदुओं के अंदर ऐसा बीज रोपण किया, जो आज भी इसे ये जारी रखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देश भर में कोई इसको लेके कोई ऐसा वर्ग होगा जो पसंद करेगा। बिहार में जनगणना हुई, जिसका उदाहरण है, वहां पे वहीं के ही प्रमुख जातियों ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ही कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए, कई तरीके के गंभीर चीजें कही हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की ये जातियों को लेके आज के दौर में जो राजनीति, ये उसी प्रकार है जैसे एक रेस में ट्रैक एंड फील्ड में जब खड़े होते हैं, सबका मुंह तो एक तरफ होता है, लेकिन कांग्रेस जैसे लोग होते हैं वो उल्टा मुंह करके खड़े होते हैं कि हम उल्टे दौड़ेंगे, लोग तो सीधे दौड़ते हैं। किसने दिल्ली पहुंचना है, दौड़ के वो 3 घंटे में पहुंचेगा। आप राहुल गांधी जी की पार्टी जब उल्टा दौड़ेगी तो आप पता समझ ही सकते हैं कितनी देर। तो ये उल्टे दौड़ने वाले लोग हैं, दिग्भ्रमित है, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ प्रकार से लोग जुड़े हैं, लोगों का जुड़ाव है, चाहे राज्य सरकार के साथ हो चाहे केंद्र सरकार। आज जनता नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है, आज नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना चाहती है। सुनना नहीं चाहती है, सुनाना चाहते हैं। जबरदस्ती स्कूलों को संडे को कहीं ना कहीं जनता की पसंद है। और मैं देखिए, सुनाना चाहते हैं
उनकी फोटो मोदी जी मंगाते हैं, फोटो देखना चाहते हैं कि कोई सुन भी पा रहा है कि नहीं सुन रहा आपको कोई नहीं सुनना चाहता। बहुत हुई मन की बात, अब करो कुछ काम की बात। ये मन की बातें बंद हो गई रविंद्र भाई, बहुत जब ये चुनाव हारेंगे तो और इसके अलावा भी ऐसे 5 साल होंगे चुनाव नहीं होने देंगे अगर आपको हार का डर लगेगा तो। आप देखिए उत्तराखंड के अंदर नगर चुनाव नहीं करने देना चाहते आप लोग। लेकिन एक हथियार इनको जरूर दिया कि आने वाले समय में देखना निर्वाचन आयोग पे भी खड़ा करेंगे, वोटों पे भी खड़ा करेंगे, अभी तो लोगों पे भी खड़ा करेंगे। कुछ दिन में ये लोगों को कहेंगे अरे भाई लोग मूर्ख हैं, पता नहीं क्यों वोट दे रहे हैं इन्हें, बार बार क्यों जिता रहे। तो ये इनको समझना पड़ेगा। अगर राजनीति करते हैं वैसे तो हमारा कोई फर्ज नहीं है इन्हें समझाने का, हमारा फर्ज है जनता को समझाना, और जनता हमारी बात समझ रही है, जनता हमारी बात समझ रही है, इसलिए हमें वोट दे रही है। देखिए इन्होंने जितने मुद्दे उठाए, आपने बात करी संगठन को लेके कि आपकी तैयारी क्या है, मैंने अपनी तैयारी बता दी। ये वही तमाम मामले उठाए जो इन्होंने बागेश्वर चुनाव में बताए थे, लोगों के बीच में बताए थे, हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव में बताए थे। दोनों के रिजल्ट आपके सामने है, एक विधानसभा का चुनाव, एक जिला पंचायत का चुनाव। वही सारा राग, वही सारी चीजें, वही नोटबंदी, वही जीएसटी। अरे भाई इससे आगे चलो, आप आगे बहुत आगे निकल गए हैं। हम जो है चंद्रयान के बाद गगनयान पे हैं। आज हमारी देश जो है चंद्रयान पे ही चले जाओ, सरकार बनाओ, वहीं रहो, इस भारतवर्ष को छोड़ दो, आप कर दो देश को। एक बात कहते हैं कि इस देश की जो है विदेश नीति बेकार है, आप मेरी समझ में नहीं आता। आप भी एक अच्छी खासी उम्र के हैं, मैं भी अच्छी खासी उम्र का हूं। 2014 से पहले मुझे कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए कि दो देशों के बीच में युद्ध बंद करवा के और अपने लोगों को निकाल लिया। कोई एक उदाहरण है आपके? बात कर रहे हो उदाहरण बंद करवा आपने बंद करा दिया। एक उदाहरण जरूर है कि रविंदर भाई मध्य प्रदेश आप कुछ नहीं कर पाए, आप युद्ध बंद करवा दिया आपने, अपने देश का फैसला कर नहीं पा रहे। ज्यादा यहाँ हमारे पे रूल कर रहा है, नेपाल जैसा देश पे पत्थर मार रहा है, आप कर रहे हैं। आपकी देश स्थिति अच्छी है, पाकिस्तान रोज आतंकवादियों को हमारे भेज रहा है, क्या नहीं है आपकी स्थिति? देश से संबंध खराब कर दिया आपने, हम देश के साथ संबंध खराब करने का आपने किया। ठीक है रविंद्र जी, आशीष जी रुकिएगा जरा, अन्यथा अपने जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी जिस प्रकार से इजराइल के साथ अन्यथा अपने जी। ठीक है रविंद्र जी रुक जाइए, अन्यथा अपने जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं मैं आपको। अन्यथा अपने जी यहाँ पर देखिए रविंद्र कुमार जी, आशीष नोटियाल जी की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके अपने अलग मुद्दे हैं, ये उस पर अपनी बहस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो यहाँ पर यूकेडी का स्टैंड समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूकेडी अब वो यूकेडी नहीं रही जो राज्य आंदोलनकारियों ने बनाई थी, और आप तब विश्वास नहीं दिला पा रहे जनता को, आप अब कैसे विश्वास दिलाएंगे? और आपके ये जो सीक्रेट मिशन जिनका जिक्र आप डिबेट में नहीं करना चाहते हैं, जो आप कहते हैं हमारा अंदरूनी चल रहा है, बड़ा सीक्रेट है, हम पब्लिक डोमेन पे नहीं ला पाएंगे, ये कितना आगे प्रगति पर पहुंचा है, यही बता दीजिए इनडायरेक्टली। हमने कार्यकारिणी का विस्तार किया तो सभी चैनल आमंत्रित थे, शायद आपने ब्रॉडकास्टिंग नहीं की होगी, और सभी प्रमुख अखबार जो हमारे नहीं जी वो अलग मसला है। मैं तो ये आप जो डिबेट में बैठकर बताते हैं कि पब्लिक डोमेन पर नहीं ला रहे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो मैं उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ना, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, केंद्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं बैठा हूँ यूकेडी की तरफ से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ये प्रसारण ही तो हो रहा है यसी जी। अब रहा सवाल बीजेपी का, तो भाजपा, तो मैंने कहा ना कि भाजपा को तो जितने भी सदस्य हैं कोटि कोटि नमन प्रणाम है, इनको धन्य है। मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों से ऊपर उठ क्यों नहीं पा रहे आप लोग? बात पूरी सुनी नहीं, नहीं सुनी शुरुआत ही अब भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे ये बताइए अभी इस 45 मिनट की डिबेट में बीजेपी ने क्या नहीं किया, बीजेपी ने क्यों नहीं किया, बीजेपी ऐसे कर रही है, बीजेपी वैसे कर रही है। सर मेरा सवाल तो सुनिए कि आप क्या कर रहे हैं? जो इनकी चुनौतियां हैं, जो इनके सामने दल के यानी यूकेडी ने, स्थानीय जनता ने जब इनके हाथ में प्रचंड बहुमत देके सत्ता दी थी, तो वो चुनौतियां इनके हाथ में दी थी कि इन चुनौतियों से प्रदेश का निपटना और आपको प्रदेश का विकास करना। उन पे कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं, तो उसको यूकेडी पूरा करने जा रही है ना, क्षेत्रीय दल है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को केवल क्षेत्रीय दल यूकेडी के अलावा कोई समझ ही नहीं पाया है। तो जनता के बीच जाकर के हम उनको बता रहे हैं क्या फायदा इतने समझदार होने का कि जनता नहीं समझ पा रही है आपको?
का राज्य हो चुका है, आज तक 23 वर्ष लग चुका है। 23 वर्ष में केवल इसने बाप की कमाई खाई है, राज्य ने, बाप का मतलब केंद्र की कमाई खाई है। अपने पैरों पे कहां खड़ा है, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो। आप एक भी चीज बता दीजिए, एक भी पैरामीटर बता दीजिए तरीके का, या एक भी पैरामीटर ऐसा बता दीजिए जो इनके 4 पैरामीटर में से किसी भी प्रदेश को के, ये मैंने पहले भी, बहुत पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये विकसित देश है, विकासशील देश है, विकासशील प्रदेश है, विकसित नहीं है। तो इनको जितना हो चुका वो हो चुका है। ये तो पहले से ही योजनाएं थी। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब भी हमारी यूकेडी जब आंदोलन कर रही थी, क्षेत्रीय दल जब आपस में और संगठन मिल करके राज्य के आंदोलन की मांग कर रहे थे, तब भी हमने मुद्दे रखे थे कि भैया हम अलग राज्य करेंगे तो हमें ये सुविधाएं चाहिए। अब इनके सामने जो चुनौतियां हैं वो अभी तक महंगाई, बेरोजगारी, आपदा, पलायन और ये पर्यटन पे कौन सी ऐसी ठोस नीति इन्होंने तैयार की हो जिसमें राज्य की विकास गति दर बढ़ी हो। इनके साथ 2 राज्यों का गठन हुआ था एक साथ 2000 में, और झारखंड और छत्तीसगढ़, एक ने 14 राज्यों का वो किया, एक ने 9 राज्यों का विकास किया है, यानी बढ़ोतरी की है। कम से कम वहां पे और चीज नहीं तो एक पैरामीटर तो उन्होंने बढ़ाया है, यानी अगर जिलों का वो जिले बढ़ाए हैं तो उन जिलों का कुछ ना कुछ तो असर पड़ा होगा प्रदेश में। यहाँ पे जिले तो बहुत बड़ी बात रही, लेकिन देहरादून कस्बे में ही ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि जिससे हम कहें कि 23 वर्ष में जो है ये कुछ हुआ। जो कुछ हुआ है वो सब सामने है और उसने होना ही था। अगर सरकार यूकेटी की भी आती है और केंद्र में भी उस डबल इंजन, यानी कहने का तो केंद्र में किसी की भी सरकार हो, अगर क्षेत्र में प्रदेश में अगर यूकेटी की सरकार हो तो वो भी करेगी, अगर गठबंधन में भी रहेगी तब भी करेगी। 2 बार हम सरकार में रहे। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारे जो नेता लोग रहे इन्हीं की गोद में है, हमसे उठ करके हमारा दल हो करके अपना, यानी दल की अपेक्षा बाद में और अपनी अपेक्षाएं पहले रखी। तो वो तो होता नहीं। ये बीजेपी में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में ये प्रणाली है, माननीय आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय वाजपेयी जी की प्रणाली थी कि भाई जो एक बार जोड़ दिया तो जोड़ो पर तोड़ो मत, जोड़ना सीखा था उन्होंने। ये उस विचारधारा पे बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं हम क्षेत्रीय दल है, क्षेत्र का विकास हो, लेकिन विकास अब यूकेडी करेगी क्योंकि धरातल पे काम कर रही है। हम जा रहे हैं लोगों तक, हम अपनी जो गलतियां हुई है 22-23 साल में, अभी तो हमारा अब चल रहा। अभी कुमाऊं मंडल का, गढ़वाल मंडल खत्म हो गया, कुमाऊं मंडल में हमारा डेलीगेट है, केंद्रीय अध्यक्ष गया हुआ है, वहां वो सभाएं कर रहे हैं, जन लोगों से मिले, ब्लॉक स्तर पे जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनसे उनको अब मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो सब आपके सामने होगा। चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संगीता जी, उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है? यशी जी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है। देखिए 70 सीटों पे अभी हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और सीरियसली नहीं लेती तो फिर हम 70 सीटों पे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते। और आने वाले निकाय चुनाव को भी के लिए भी हम पूरी तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उसको भी आम आदमी पार्टी चुनाव को भी लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम सीरियस नहीं ले रहे। आप देखिए कि हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। अभी भी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां भी हम 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार अपने दायरे को भी बढ़ा रही है और हर राज्य में अपनी नीतियों को भी पहुंचा रही है। और देखिए, हम हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, और उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की ही हालत बहुत खराब है। 23 वर्षों की हम बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो काम उत्तराखंड में होना चाहिए था, छोटा सा हमारा राज्य है लेकिन वो काम नहीं हो पाया। लगातार सरकारी स्कूल बंद, कहीं छत गिरना। तो जो प्राइवेट स्कूल है उनको तो लगातार बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट अस्पताल है उनको बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन जो सरकार को काम करने चाहिए सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विद्यालयों में, सरकारी अस्पतालों में, वो काम आज भी नहीं हो पा रहे हैं। चाहे मैं मुख्यमंत्री जी की विधानसभा की बात करूं या अन्य विधानसभाओं की बात करूं, अभी भी यहाँ आप सोचिए 2 करोड़ से 2 ट्रामा सेंटर बने चंपावत में, और एक लंबा समय हो गया बने हुए, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हो पा रहे, केवल बिल्डिंग भवन मात्र बन करके रह गए हैं। तो ये पैसे की बर्बादी है कि आप बने और वो एक भवन के रूप में है, केवल उसमें काम शुरू नहीं हो पा रहा, स्टाफ नहीं है, मशीनें हैं तो वहां स्टाफ नहीं है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया क्योंकि वो मूलभूत सुविधाएं हैं ये चीजें। आम आदमी पार्टी चाहती है पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो और एक समान हो सबके लिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबको मिलना चाहिए क्योंकि सब टैक्स दे।
लोकतंत्र में ये मूलभूत अधिकार है सबका, और आम आदमी पार्टी लगातार उसकी बात करती है। और देखिए, जब हम जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचा रहे हैं और जिस दिन नीतियां जनता को समझ आएंगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है और जो दावे सरकार करती है वो झूठे हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ आकर के खड़ी होगी जैसे अन्य राज्यों में खड़ी हुई। पंजाब में हम आपने देखा, दिल्ली में हम लगातार, देश में इतिहास है कि इतनी ज्यादा सीटों से हमने सरकार बनाई है। तो आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी यशी जी, वो अपनी नीतियों के कारण बनी है। और उत्तराखंड में भी हम बिल्कुल सीरियस हैं और बहुत जल्द हमारी नई सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं। सुभाष जी, हाँ, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, यहाँ मूलतः यहाँ मौलिक तौर पे यहाँ जो लड़ाई होनी है वो मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच होनी है। बड़ी साफ बात है। बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी हक है, यह लोकतंत्र है, वो भी अपना किस्मत आजमाए और उसके लिए अपनी तैयारी अपनी कर रहे हैं। बस थपलियाल साहब ने ये नहीं बताया कि अगर 5 लोकसभा जीत गए तो उनका पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगा। खैर, इस प्रश्न को यही छोड़ते हैं। उसमें जो दल अच्छा नेतृत्व करेगा उसके साथ यूनिटी रहेगी अब आगे काम करेगा दोनों पार्टियों। मुझे लगता है कि कांग्रेस की तैयारी अभी भी बहुत एग्रेसिव होकर के नहीं हो रही, वो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे 2024 की तैयारी को लेकर। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और हर कोई बूथ स्तर पर और जिले स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। फिलहाल 2024 में हालांकि जनता किसे चुनेगी ये तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।